हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th का जो हमारा मॉडल पेपर और अनसॉल्व चल रहा है उसकी थर्ड वीडियो करेंगे, सेक्शन सी, जिसके हमारे 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले सेक्शंस को कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप उन दो सेक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम सेक्शन सी जो आपका पेपर का होता है उसको कंप्लीट करेंगे। मॉडल पेपर है, अनसॉल्व है, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो आपका मॉडल पेपर की शेप में आया हुआ है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 है, उसने बोला है इसमें कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है इसके, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे यहाँ पर हम। जो हमारा क्या होता है, हम कॉसेक ए, कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा होता है 1/sin ए यानी साइन थीटा। और सेक ए क्या होता है यहाँ पर 1/cos ए। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूलेज हैं। बोर्ड परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको फॉर्मूले लिखने बहुत जरूरी है, सूत्र, जिससे टीचर्स को कोई कंफ्यूजिंग ना रहे कि आपने जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से डील किया है, किस तरीके से उसको हल किया है। तो चलिए इसको अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कॉसेक ए की जगह आप क्या लिखेंगे, 1/sin ए, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ पर साइन ए ही रहेगा। और दूसरा आपको सेक ए को चेंज करना है 1/cos में, माइनस कॉस ए, यहाँ पर दूसरा इसको इस तरीके से ही लिख दीजिए। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है हमें। जैसे हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 लिखकर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपका एलसीएम में क्या आएगा, साइन ए। देखिए साइन ए से साइन ए एक बार में जाएगा और एक का एक से गुणा में एक ही आ गया। वैसे ही एक से साइन ए बार जाएगा और साइन ए का साइन ए से हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर कॉस ए आपका एलसीएम आ जाएगा और कॉस ए एलसीएम आने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इधर ही छोड़ देता हूँ और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेता हूँ, यानी इसका मतलब क्या होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ऊपर आप यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। कॉस स्क्वायर कैसे आएगा, अगर आप साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो आपका कॉस स्क्वायर ए इधर रह जाएगा, यानी कि आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, मल्टीप्लाई। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखिए साइन ए से आप एक पावर कट कर लीजिए, कॉस ए से आप इसकी एक पावर कट कर लीजिए और यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, लेकिन आपको ये थोड़ी बनाना था, आपको तो 1 इस तरीके से बनाने के लिए बोला था उसने। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो अभी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, अब क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम। राइट हैंड साइड में उसने हमें दिया था 1/10 ए प्लस कॉट ए। बेसिक आइडेंटिटीज यहाँ पर होती हैं। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए होता है हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर आपने ये सारे फॉर्मूलेज नहीं किए हैं तो आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाकर फॉर्मूलेज को कैसे लर्न कर सकते हैं हम, उसकी भी मैंने आपको एक वीडियो अवेलेबल करा रखी है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये अप्लाई करना है, तो 1/10 की जगह आपको पुट कर दीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए, और दूसरा कॉट ए की जगह पुट कर दीजिए कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और नीचे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। जैसे कॉस ए और साइन ए का आपको एलसीएम लेना है, यहाँ पर 1 आ गया, नीचे आपका एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पर कॉस ए साइन ए। ठीक है, और यहाँ से कॉस ए कॉस बार गया, साइन बार नहीं गया, तो ऊपर साइन स्क्वायर ए हो गया, और ऐसे ही इधर कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि आपका साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, प्लस में होते हैं तो 1 हो जाता है, और
और नीचे कॉस ए इंटू साइन ए। अपॉन के अपॉन में सबसे ऊपर ले जाइए इसको, ये कितना आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे आप बिल्कुल एक जैसी आ चुकी है। यहाँ पे लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा हैंस प्रूव्ड इसका आंसर हो चुका है। 4 नंबर का में क्वेश्चन था आपका, प्रीवियस ईयर 2016 बोर्ड में कई राज्यों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत सारे बोर्ड्स में आया हुआ है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री वाला जो एक्सरसाइज है वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें हमें उसने बोला है कि बिंदुओं ए 7,6, बी 3,5 और सी 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, हमारे पास इसके लिए एक सूत्र होता है, निर्देशांकों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, वो क्या है हमारे पास 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पर ही वो बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो आपको क्या करना होगा उस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है बोर्ड्स के अंदर, कई जगह पूछ रखा है उसने। तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में आपको तीनों बिंदुओं में त्रिभुज का ही सूत्र लगाना है, और उस केस में अगर वो बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा, शून्य आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो हमारे तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, वो संरेख हो जाएंगे। अभी हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सूत्र आपके पास आ चुका है। अब हमारे पास उसने जो निर्देशांक दिए हैं, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक दिए हैं उसने हमें 7,6, और बिंदु बी के निर्देशांक दिए हैं उसने हमें, बिंदु बी कितना दिया था 3,5, और बिंदु सी क्या दिया है उसने हमें, बिंदु सी दिया है उसने हमें 7,-4। ठीक है, तो इस पे लिख लेते हैं पहले x1 y1, x2 y2 और x3 y3। दिए गए सूत्र में जो आपके पास त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए फॉर्मूला है, उसमें ये सारे मान पुट कर दीजिए। 1/2 ब्रैकेट x1 की जगह आपके पास 7 है, इंटू y2 की जगह आपके पास कितना है 5, माइनस y3 यानी कि माइनस का 4, प्लस x2 की जगह आपके पास 3 है, और ब्रैकेट है y3 की जगह आपके पास -4 है, माइनस y1 की जगह आपके पास कितना है 6, प्लस x3 की जगह आपके पास कितना है, यहाँ से देख लीजिए 7, y1 की जगह आपके पास है 6, माइनस दूसरी जगह क्या है y2, और y2 की जगह आपके पास क्या है 5। ठीक है, वैल्यू पुट कर चुके हैं आप। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 1/2 ब्रैकेट, पहले इसके ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है, 5 और 4 9, प्लस दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस होके आपको साइन माइनस का दे देंगे, और ये कितने हो जाएंगे हमारे माइनस का 10। ऐसे ही पीछे की तरफ को 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 1 का 7 से गुणा करेंगे हम 7 ही आएगा। अब इसके ब्रैकेट्स वाले पोर्शन को एक बार और सॉल्व कर लीजिए, 1/2 आगे रहेगा, और 9 और 7 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 63, यहाँ आ जाएगा माइनस का 30 और प्लस का 7। ठीक है, 1/2 63 में से 30 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 63 में से जब माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 33, और प्लस का 7 पीछे है। उसके बाद 1/2 और आपका कितना आ गया 40, कट कर लीजिए इसको, 20 टाइम्स कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 20। और इसके लिए उसने हमें मेजरमेंट नहीं बोला था, तो इसके पीछे लिख देते हैं इकाई, यानी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी वो दे सकता है, तो उस तरीके से वो हम उसको शूट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 23 क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने हमें दिया हुआ है कि 23 क्वेश्चन है, बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए सिर्फ y अक्ष के बारे में पूछा है उसने, और किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी m1 और m2 निकालने के लिए बोला है, और अनुपात पूछा है उसने। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिंदुओं बिंदुओं 5, -6 और
-1, जोड़ने वाले जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर काटने वाला बिंदु, y अक्ष पर काटने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखिए, जब मैं y अक्ष की बात करता हूं तो y अक्ष पे आपको ये पता है कि जब भी कोई भी बिंदु y अक्ष पे ही लिया जाता है, जो कोई बिंदु x अक्ष पे हो तो वहां पर y का मान 0 हो जाता है, और कोई बिंदु अगर y अक्ष पे होगा तो वहां पर x का मान 0 होगा। तो देखिए यहाँ से निर्देशांक हमारा 0, y आएंगी, y की कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। अच्छा, अनुपातिक सूत्र क्या कहता है हमारे से? विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र से हमारे को जो एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक भी निकल सकते हैं, अनुपात भी निकल सकता है। तो यहाँ से हमारे अगर निर्देशांक की बात करूं तो मुझे इस बिंदु के x और y कैसे मिलते हैं? यहाँ से अगर मैं लेता हूँ, यहाँ से x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। और y कैसे मिलता है मुझे? y मिलता है मुझे y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहां पर मुझे ये पता है कि मेरा जो पहला वाला पॉइंट है, यानी x की जगह पर मेरा 0 है, ठीक है। x1 की जगह पर ये देखिए, ये x1 y1, ये x2 y2 हो गए हैं। अच्छा, x1 की जगह पर मेरे पास 5 है, m2 का मान नहीं पता मुझे, प्लस x2 की जगह पर मेरे पास -1 है, और m1 का पता नहीं, बट्टे m1 प्लस m2। इस m1 प्लस m2 का आप 0 के पास लेके जाएंगे, पूरा शून्य बन जाएगा ये, और ये आपका आ जाएगा 5m2 माइनस m1, ठीक है। m1 को भी उधर ले जाइए, m1 प्लस का हो गया 5m2, यहाँ से m1 अपॉन m2 5/1, यानी किस अनुपात में विभाजित करते हैं? 5:1 में विभाजित करता है। हमें सिर्फ अनुपात बताना था इस क्वेश्चन में, और हमने बहुत ही इजीली इस चीज को फाइंड आउट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ। देखिए, एक आकृति है, इनका केंद्र सेम है, यानी ये एक ऐसे वृत्त के भाग हैं कि जो एक ही केंद्र से बनते हैं। दो वृत्तों के जो उसने दो वृत्त है कि छोटा वाला वृत्त है केंद्र ओ से, और एक बड़ा वाला ए बी से जो उसने त्रिज्यखंड काटा है वो बड़ा वाला वृत्त है। तो वो कह रहा है दो त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। चाप यानी ये वाला हिस्सा। यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग मैंने इससे डिनोट किया है ABCD, यानी ABCD। आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और आपको ये क्षेत्रफल निकालना कैसे है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपके पास वो फॉर्मूला वो क्या बोलता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर आपकी त्रिज्या होती है, ठीक है। आप चित्र में देख सकते हैं, आपको दो त्रिज्याएं दी हैं। एक बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? चलिए पहले इसकी डिटेल लिख लेते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या r1 मान लेते हैं, इसको क्या दे रखी है हमें? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप छोटे वृत्त की मानते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या r2 कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण कितना दिया है? 30 डिग्री, ठीक है। तो आपने इसकी डिटेल लिख ली है। आपका छायांकित भाग कैसे निकलेगा? आप पूरे का क्षेत्रफल निकालिए, ए बी ओ ए का, और आप उसमें से ओ सी डी का क्षेत्रफल घटा दीजिए। ओ सी बी का क्षेत्रफल क्या कर डी का क्षेत्रफल क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो चलिए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख लेते हैं पहले। छायांकित भाग ए बी सी डी का
क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीखंड, बड़े त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीखंड बड़े त्रिज्यीखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यीखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, त्रिज्यीखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए सूत्र लिख लेते हैं हम। त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर, हमने R1 माना है फर्स्ट वाले को, तो R1 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R2 दूसरे वाले को माना है, उसका हमने स्क्वायर कर दिया है। चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, थीटा बट्टे 360 और पाई को, अंदर क्या बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू है आपके पास 30, यहाँ पर 360 है, पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, ठीक है, और R1 की वैल्यू है आपके पास 21, इसका स्क्वायर माइनस 7 इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, चलिए थोड़ा सा आप ट्रिकी करके करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, तो चलिए करते हैं हम। कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन में आप इस जीरो से इस जीरो को कट कर लेंगे, आपके पास क्या बचेगा 3/36 गुणा 22। देखिए आप यहाँ पर 21 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है, आप इसको नॉर्मली सॉल्व करके भी माइनस कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए हम नॉर्मली ही करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो 21 का 21 से जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 441 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 49। ठीक है, यहाँ से कट कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/12 इंटू 22/7 इंटू, यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, 441 में से 449 माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 में से 9 गया, 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा होगा, 13 में से 4 गया, बचा 9, और यहाँ पर कितना आ गया आपका जो लास्ट में बचा है वो 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 392। अब आप क्या करेंगे, 7 से कट कर लेंगे इसको, 7 1 जा 7, 7 5 35 होता है, 4 बच गया, 7 6 42, तो आपका क्या बच गया 22 गुणा 56/12। ठीक है, इसको भी कट कर सकते हैं हम, 2 से कट कर लेंगे हम, तो 2 से कट करने के बाद ये 2 6 12 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, इसको फिर से 2 से कट कर दीजिए, 2 3 6, 2 1 2, 2 चक्को 8, तो आपका कितना आ जाएगा ये 22 गुणा 14/3। तो आप अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर किस में आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और उसको आप सॉल्व खुद करेंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उसने दिया है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार पर टिकाकर उसको खड़ा किया गया है और वो भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए एक सीढ़ी है हमारी जो दीवार से हमने टिकाकर खड़ी की है। इस सीढ़ी की लंबाई है हमारी 10 मीटर। ठीक है, वो खिड़की कितनी ऊंचाई पर है, जहां तक वो सीढ़ी पहुंच रही है वो जो भूमि है उससे 8 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, वो जो खिड़की है वो कितनी ऊंचाई पर है हमारी, वो हमारी 8 मीटर की ऊंचाई पर है। और देखते हैं खिड़की जो है वो 8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हमें क्या याद करना है, हमें उसने बोल रहा है वो कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इसकी जो आधार है उसको ज्ञात करना है। आप ये समझिए यहाँ से कि सीढ़ी और दीवार जो है, सीढ़ी दीवार और भूमि मिलकर एक संपूर्ण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, हम इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं एबीसी। ठीक है, तो संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में उसने कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार उसने पूछा है। तो इसकी डिटेल लिखते हैं। सबसे पहले सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई हमारी 10 मीटर है। ठीक है, खिड़की की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई जो है हमारी भूमि से वो कितनी है 8 मीटर, और हमारी सीढ़ी के निचले सिरे से, सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के आधार की दूरी, दीवार के आधार की दूरी जो हमारी क्या है BC है।
और ये तीनों बिंदु मिलकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लंब जो दिया है उसने 8 मीटर का दिया है, और कर्ण जो दिया है 10 का दिया है, तो 10 मीटर का दिया है, 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ऐसे बोलता है। अच्छा, आधार BC है तो BC का स्क्वायर कर लेते हैं, और लंब हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 100, 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाता है हमारा, और ये BC का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 64, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। यहाँ से BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 36, और इसके बाद BC का स्क्वायर को हम 36 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कट कर लेते हैं, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 6 मीटर। यानी कि सीढ़ी के आधार से दीवार के आधार की जो दूरी BC है वो कितनी है? दूरी BC बराबर 6 मीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था हमारा। जो सेक्शन C है उसमें आया हुआ है 6 मार्क्स में। तो अगर आप ये क्वेश्चन को देखते ही समझ गए थे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और अगर आपने नहीं भी समझा था तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में इसको समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर का। 32 सेंटीमीटर ऊंची एक आधार त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर वाली आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से क्या है भरी हुई है, पूरी ऊपर तक क्या हुआ वो भर गई है, और इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया गया है, और जो खाली करने के बाद जो रेत गिरी वो एक शंकु के आकार की गिरी है। आप देख सकते हैं बाल्टी पूरी रेत से भरी थी, और उसके बाद जब हमने को खाली किया, भूमि पर रेत को पलटा, तो उस रेत से एक शंकुकार आकृति बन गई। और वो कह रहा है कि शंकुकार आकृति की जो हमारी ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। तो उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है उस शंकुकार आकृति की, और दूसरी हमें उसकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि हमारे देखिए जो हमारा बेलन का आयतन है वही हमारे शंकु के आयतन के बराबर है। आयतन का मीन्स क्या हुआ? जितनी रेत हमारी इसके अंदर भरी थी, और वो कैसे पता चलेगा मुझे? आयतन निकालने से। तो मेरा जितना बेलन के आयतन जो था हमारा, उतना ही हमारा शंकु का आयतन भी मिल रहा है हमें। आयतन मीन्स उतनी ही रेत हमें वहां पर जो आकृति बनी वो पूरी उसी रेत से बनी है, तो उसका आयतन यानी बेलनाकार रेत का बेलनाकार शेप का आयतन और शंकुकार शेप का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। पहले डिटेल लिखते हैं क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप करेंगे इसको। तो पहले डिटेल लिखते हैं कि हमारी बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई कितनी थी? 32 सेंटीमीटर। बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या उसने दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन निकाल लीजिए। बेलनाकार बाल्टी का आयतन आपको ये पता चल जाएगा कि रेत कितनी है उसके अंदर। तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलनाकार आकृति का आयतन निकाल देते हैं। पाई आर की वैल्यू आपकी 18 का स्क्वायर और एच की वैल्यू है 32। ठीक है, अब इसको इतना ही रखते हैं। अब शंकुकार भाग का जो हमें डिटेल दी है उसके हिसाब से कितना लिख पाते हैं उसको देखते हैं हम। शंकुकार ढेरी की ऊंचाई कितनी है? हमारी शंकुकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। शंकुकार ढेरी की त्रिज्या कितनी है हमारी? आर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार एक कंडीशन क्या बोली है उसने, उसको देखते हैं। उसने हमें बोला है कि बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर ढेरी का आयतन, क्योंकि ढेरी वाली रेत जो है वो बेलन वाली आकृति से ही निकलकर आई है। तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन आपने निकाल रखा है पाई 18 का स्क्वायर इंटू 32, और ढेरी आयतन क्या है? ढेरी एक बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में पहले आप पाई को कट कर लीजिए, इसलिए हमने वैल्यू पुट नहीं की थी। अच्छा 18 × 18 × 32 कर सकते हैं आप इसे, और एक 3 आप इधर से लाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आर की वैल्यू आपको निकालनी है और एच की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी 24। ठीक है, यहाँ से आप इसको नीचे लेकर आएंगे, आपको क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 18 × 18 × 32 अपॉन 24। ठीक है, इसको 3 से कट कर लीजिए, 8 टाइम्स में चला जाएगा, 3 अट्ठे 24 होता है और 8 एकम 8, 8 चक्को 32 होता है। ठीक है, अब यहाँ से कर दीजिए आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 × 18 × 4। ठीक है, आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको, तो हम इसको आर स्क्वायर, आर को कैसे लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं रूट 18 × 18 × 4। ठीक है, और 18 × 18 को आप 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो आपका स्क्वायर से कटने के बाद बाहर आ जाएंगे 18 × 2, तो कितनी आ गई आपकी त्रिज्या 36 सेंटीमीटर आर आ गया। ठीक है, अब आपको त्रिज्यक ऊंचाई निकालनी है, चलिए त्रिज्यक ऊंचाई निकालते हैं। देखेंगे, देखिए आप यहाँ पर एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में हम करते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, सही है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम करते हैं कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमें निकालना है, एल स्क्वायर हमें निकालना है, आधार हमारा है 36, इसका स्क्वायर कर देते हैं, और लंब हमारा है 24, इसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 36 का 36 से गुणा करेंगे आप, 36 का स्क्वायर होगा हमारा 1296, 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों को जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 1872 एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर में जब आप एल की वैल्यू निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 2 × 2 × 3 × 13 रूट के अंदर, और जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ये 2 दूनी 4 3 2 दूनी 4 4 3 12 12 रूट 13। इसको आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करके क्या करेंगे, इसके दो के पेयर आप एलसीएम मेथड से बनाएंगे इस तरीके से, 7 2 2 × 18 2 3 6 2 6 12 2 चक्को 8, देखिए 2 × 18 2 3 6 2 6 12 2 चक्को 8 1 2 6 12 1 2 6 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 2 चक्को 8, एक इधर चला गया, 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चक्को 8, फिर से 2 कर दीजिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 सत्ते 14, 13 से जाएगा 117, 13 निम्मा 117, फिर 3 3 9 3 एकम 3, स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो सबके 2 2 के जोड़े बनेंगे हमारे, लेकिन 13 का जोड़ा नहीं बनेगा, 13 रूट के अंदर ही रह गया, 2 2 के जोड़े तीनों से आ गए, तो 2 दूनी 4 4 3 12, तो 12 रूट 13 आपकी एल की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आएगी आपकी सेंटीमीटर में। तो ये आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा त्रिज्यक ऊंचाई में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने दिया है हमें निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, माध्यक दिया हुआ है उसने, बारंबारताओं का योग 100 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x और y यहाँ पर उसने बारंबारताओं में एक नंबर x और y चर दिए हैं, उनके मान निकालने हैं हमें, लेकिन उनका योग दे रखा है उसने 100। ठीक है, तो उसने 100 दिया है यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF निकाल लेते हैं। CF किस तरीके से निकालते हैं हम, देखिए फर्स्ट नंबर तो हमारा इसी तरीके से आ जाएगा, और सेकंड नंबर से उसके ऊपर के सभी नंबर उसमें ऐड करने लगेंगे, जैसे 5 और 2 यहाँ पर 7, और यहाँ पर 7 और x और 7 कितना हो गया 7 प्लस x, और यहाँ पर 12 और ये कितना 7 प्लस x कितना हो गया 19 प्लस x, और 17 और 19 कितना हो गया हमारा, देखिए 17 और 19 को ऐड करेंगे हम 36 प्लस x, और 36 और 20 कितना हो गया मेरा 46, और 56 प्लस x, 56 प्लस x में y जोड़ेंगे तो 56 प्लस x प्लस y, उसके बाद इसमें 9 जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 65 प्लस x प्लस
y, उसके बाद इसमें 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72 प्लस x प्लस y, और फिर इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब हमारा काम आता है इसमें, हम इसमें वर्ग अंतरालों में भी हम बारंबारता अंतराल छांटते हैं। बारंबारता अंतराल हमें पता चलेगा माध्यक से। देखिए माध्यक हमारा 525 है, तो माध्यक 525 है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि 525 कौन से वर्ग में आएगा। तो 525 कौन से वर्ग में आएगा हमारा, इस वाले वर्ग में। ये हमारा माध्यक अंतराल हो गया। ठीक है, तो माध्यक अंतराल ये हो गया। माध्यक निकालते कौन से सूत्र से, माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, माध्यक इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF बट्टे F गुणा H। ठीक है, तो माध्यक इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं जहां पर L होता है हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो हमने माध्यक वर्ग छाटा है वहां पर जो उसकी निम्न सीमा यानी 500। ठीक है, n की वैल्यू उसने 100 दी है, n/2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50। CF की वैल्यू निकाल लेते हैं। CF का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, जिसको हम CF बोलते हैं। तो माध्यक वर्ग हो गया हमारा 56 प्लस x। देखिए यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमारा माध्यक है 56 प्लस x से एक पहले वाले वर्ग में, यानी कि 36 प्लस x हमारा CF हो गया। F क्या हो गया हमारा, F हमारा माध्यक वर्ग से ठीक बाद वाले की बारंबारता, यानी कि F कितना हो गया हमारा 20। ठीक है, F हमारा 20 हो गया। H कितना हो गया, यहाँ से H हमारा यहाँ पे की गैपिंग बताता है हमें, यानी कि 100। ठीक है, सारे मान आ चुके हैं आपके पास, माध्यक भी पता है आपको। तो माध्यक यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 525 बराबर L की वैल्यू 500 प्लस n/2 की वैल्यू 50 माइनस CF की वैल्यू 36 प्लस x बट्टे यहाँ पर 20 आ गया और इंटू में 100 आ गया। ठीक है, क्योंकि 100 की गैपिंग चल रही। E0 से E0 काट के इसको 2 पंजे 10 कर लेते हैं सबसे पहले, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। 500 प्लस 50 माइनस 36 माइनस x, और इंटू में कितना चल रहा है इसके पूरे के इंटू में 5। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 250 माइनस इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 पंजे 15 और 6 पंजे 30, यानी कि 180, और ये कितना आ जाएगा 5x। ठीक है, अब हमारा ब्रैकेट हट चुका है ये। अब उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, बहुत इजीली सॉल्व होगा ये। इधर हमारा 525 चल रहा है, 525 525। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 500 को सबसे पहले इधर लेकर आएंगे हम, माइनस में आएगा 500, बराबर में क्या बचेगा 250 माइनस 180 माइनस 5x। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ 25 बचा, बराबर 250 में से 180 गया तो यहाँ 70 बचा, माइनस 5x। माइनस 5x है, उधर की साइड में ले जाइए, प्लस का 5x हो जाएगा, और 70 माइनस 25 हो जाएगा। 70 में से 25 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 45, यहाँ से 5x, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है, आपके पास आपको किसकी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है। तो आप y की वैल्यू के लिए आप देखिए, इनका जो जोड़ आ रहा है वो तो 100 आ रहा है, लेकिन आप इसको x प्लस y के अंदर एक जोड़ भी बनाकर इसको लिख लीजिए। कैसे, देखिए 2 और 5 7, 2 और 5 7, 7 और 12 19, 19 और 17 हमारा 36 होता है, 36 और 20 56 होता है, 56 और 9 हमारा होता है 65, 65 और 7 72, 72 और 4 होता है 76। तो यहाँ पर 76 लिख देते हैं, इन सबका जोड़ी 100 आ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, 9 प्लस y प्लस 76 इज इक्वल टू 100। ठीक है, 76 को उधर लेकर जाएंगे तो 76 माइनस होगा, यहाँ से आएगा 24, और माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ से y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सीधे से 9 जब माइनस करेंगे तो 15। ठीक है, तो आपका ये x और y की वैल्यू माध्यक दिया होगा तो इस तरीके से करते हैं। आपका सबसे पहले काम है CF निकालना, जिसको हम संचयी बारंबारता बोलते हैं, संचयी बारंबारता। उसके बाद हमारे जो सूत्र हैं उसको लिखना, सूत्र में कौन सी चीज क्या होती है उसको पहचानना, और उससे भी पहले हमारा काम है
हमारा बारंबारता वाला जो माध्यक वर्ग है उसको सिलेक्ट करना, वो हमारा माध्यक से पता चलता है। अगर हमें माध्यक दिया है तो हम उस माध्यक के अकॉर्डिंग उस वर्ग को डिनोट करेंगे, उस वर्ग को अपने लिए छाटेंगे जिसमें वो नंबर आता हो। तो 525 था तो हमारा 500 से 600 के बीच में ही आएगा ये अंतराल में, तो हमारा माध्यक वर्ग सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एल होती है उसी वर्ग की निम्न सीमा, तो 500 हो गया। एन की वैल्यू उसने 100 दी थी, n/2 करेंगे 50 हो जाएगी। सी एफ होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 36 प्लस एक्स हो गई। एफ होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 हो गई। एच होता है वर्ग अंतराल 100 हो गया। सबको वैल्यू पुट करी है हमने, एक्स की वैल्यू आ गई और यहाँ से ये इक्वेशन बनाकर जो लेकर आएंगे हम, वहां से हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन इजी है। यहाँ पर हमारा 3 वीडियो में हमने मॉडल पेपर इसको कंप्लीट कर दिया है। आपने दोनों वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। सीबीएसई के जो आपके मॉडल पेपर्स हैं और जो उन्होंने सैंपल पेपर साइट पे डाल रखे हैं उसके सॉल्यूशंस भी नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।